हेलो एंड वेलकम टू RNT एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। अभी हमारा जो एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा था जिसमें हम 11th क्लास के बारे में बात कर रहे थे। पार्ट 1 में आपने देखा क्लास 11th का जो चैप्टर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड व्हाई एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान क्यों और कैसे, वो हमारा चैप्टर चल रहा था। उसका आधा भाग हमने किया था। आज हम अगले वाला उसका जो पार्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज बात करेंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी भारतीय संविधान कैसे बनाया गया इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ये सबको पता है। उसके बाद में भारतीयों ने पहली बार मांग उठानी शुरू की कि भारतीयों का अगर संविधान होगा, अगर जो भारत का संविधान बनेगा वो भारतीय स्वयं बनाएंगे, यानी खुद इंडियंस क्या करेंगे, इसका संविधान बनाएंगे। इसके लिए अलग अलग मिशन भेजे गए, चाहे वो स्ट्रैफर्ड क्रिप्स मिशन हो या फिर उसके बाद में आया हो कैबिनेट मिशन, जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ये सारे मिशन तय करने आए थे कि भारतीयों का जो संविधान है या भारत का जो संविधान है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, इसके डिस्कशन के ऊपर बात चल रही थी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम किया गया इसके बारे में हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसका कार्य क्या है, इसको हम संविधान सभा कहते हैं हिंदी में। संविधान सभा का मतलब है ये वो सभा थी जिसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। अब हुआ क्या, हुआ ये कि एक मिशन आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। ये भारत आता है 1946 में, 1946 में भारत आता है। इसके अंदर 3 लोग थे। कौन थे? एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टफर्ड क्रिप्स। ये तीनों लोग भारत आते हैं और 1946 में भारत आए थे। किस वजह से भारत आए थे? भारत आए थे कि भारत का जो संविधान निर्माण है उसका संविधान निर्माण कैसे किया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उन्होंने यहां पर एक रिकमेंडेशन दी और वो रिकमेंडेशन ये थी कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय करेंगे और उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाएगा, यानी एक संविधान सभा गठित की जाएगी। किसने कहा? कैबिनेट मिशन है। इन्होंने वो प्रपोजल स्वीकार, इन्होंने नहीं कहा था कि पाकिस्तान अलग डिवाइड होगा। इन्होंने पाकिस्तान भारत के पार्टीशन का जो वहां पे रिकमेंडेशन था उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा पूरे देश की एक क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो चुने हुए सदस्य आएंगे वो चुने हुए सदस्य भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। ये रिकमेंडेशन कौन देके गया? कैबिनेट मिशन देके गया। जब कैबिनेट मिशन ने ये रिकमेंडेशन दी तो उसके बाद में क्या होना शुरू हुआ? चुनाव हुए। और चुनाव किस तरह के, कितने मेंबर्स है वो सारी समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली जो बैठक हुई है, फर्स्ट सिटिंग, वो 9 दिसंबर 1946 को। इसके ऊपर में बाद में होगा, पहले अपन मेंबर्स की बात कर लेते हैं, यानी संविधान सभा में सदस्य कौन थे। तो अगर हम संविधान सभा के सदस्यों की बात करें, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्य जो होंगे उनका इलेक्शन जो होगा वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होगा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए थे। एक फैक्ट आपको याद रखना है, क्या संविधान सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई थी? नहीं, जनता ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना था, बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा उनको चुना गया। किस विधि से? मेथड देखो, मेथड था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। हिंदी में कहते हैं आनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा इनको क्या किया गया था? चुना गया था। ये इनका सिस्टम था कि इनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे। कहां से आएंगे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके जो सदस्य थे वो सदस्य क्या करेंगे? यहाँ पे सदस्य भेजेंगे जो संविधान में बैठ करके भारत का संविधान बनाएंगे। और कौन सी प्रांतीय विधानसभा? वो प्रांतीय विधानसभा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर बनाई गई थी, यानी 1935 का जो अधिनियम आया था उसके अधीन जो हमारी प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। इसका मतलब यह है, सीधे सीधे मतलब यह है कि भारत की संविधान सभा में जो सदस्य थे वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थे, बल्कि क्या थे? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बनी हुई जो विधानसभाएं थी उनके सदस्य थे। उन सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया अप्रत्यक्ष तरीके से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। आई होप यहां से ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो टोटल सदस्य कितने आएंगे? कैबिनेट मिशन कह के गया टोटल सदस्य हम लेके आएंगे 389 टोटल सदस्य आएंगे कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के अनुसार। उन्होंने कहा ब्रिटिश इंडिया से 292 मेंबर्स आएंगे, 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से आएंगे। ब्रिटिश इंडिया का मतलब हुआ वो क्षेत्र जहां पे अंग्रेजों का सीधा क्या था? प्रभाव था उससे।
और प्रिंसली स्टेट्स मतलब जहां पे देसी राज्य जो भारत के राजाओं के अधीन जो राज्य थे उनमें से कितने आएंगे 93 आएंगे। और 4 सदस्य कहीं जो और जो एरियाज थे उनके जो केंद्र शासित प्रदेश थे वहां से आने वाले थे। तो इस तरह से टोटल करके 389 मेंबर्स कहां पे आए संविधान सभा में आए। ये जो 292 सदस्य जो अंग्रेजों के ब्रिटिश भारत से आ रहे हैं इनका चुनाव कैसे हुआ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफर पर वोट सिस्टम यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से इनका चुनाव हुआ। पीछे ये जो प्रिंसली स्टेट के 93 सदस्य इनको राजाओं द्वारा मनोनीत किया गया। इस तरह से टोटल 389 सदस्य आते हैं जब जुलाई 1946 में क्या हुए थे चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद अंतरिम सरकार बनेगी और उस अंतरिम सरकार में नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, सरदार पटेल गृह मंत्री बनते हैं, ऐसे पद दिए गए और अंतरिम सरकार बन गई। और उसमें मुस्लिम लीग की भाग लेती क्योंकि ये चुनाव हुआ था तब 2 पार्टियां मुख्यतः चुनाव लड़ी थी, एक तो लड़ी थी कांग्रेस और एक लड़ी थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को बहुत कम वोट मिले, 73 सीटें मिली। इसका मुस्लिम लीग ने विरोध करना शुरू कर दिया और वो मांग करने लगे कि हमें भारत से अलग करो। लेकिन जब अंतरिम सरकार बनी तो जैसे तैसे मुस्लिम लीग को मनाया गया और मुस्लिम लीग को मना करके उसके कुछ सदस्य थे जिनको मिनिस्टर बनाया गया अंतरिम सरकार में। लेकिन यहाँ पे जो लिखा फर्स्ट सिटिंग जो पहली बैठक हो रही है 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन मुस्लिम लीग क्या कर लेती है बहिष्कार कर लेती है, आती नहीं। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है फर्स्ट सिटिंग होती है, पहली बैठक होती है। पहली बैठक मतलब उस दिन हमारा संविधान बनना शुरू। आपको ये डेट याद रखनी है कि भारत का संविधान बनना कब शुरू हुआ तो 9 दिसंबर 1946 को। अब जब कभी भी सभा या कोई समिति है उसका जब कार्य किया जाता है तो उसका कोई ना कोई अध्यक्ष होना चाहिए। तो उन्होंने तय किया कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए, तो इन्होंने प्रोटेम स्पीकर बनाया सचिदानंद सिन्हा को। प्रोटेम स्पीकर का मतलब अस्थायी अध्यक्ष, वो स्थायी नहीं थे, 1-2 दिन के लिए व्यवस्था की गई ताकि बाद में हम इलेक्ट कर सकें, संविधान सभा के सदस्य मिल करके चुनाव कर सकें कि कौन उनका स्थायी अध्यक्ष होगा। सचिदानंद सिन्हा को क्या बनाएगा प्रोटेम स्पीकर और अस्थायी अध्यक्ष कब बनाएगा 9 दिसंबर को। फिर क्या हुआ 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और ये तब तक अध्यक्ष रहे जब तक भारत का संविधान बन करके तैयार नहीं हो जाता है। और जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को ये भारत के पहले राष्ट्रपति बन गए। संविधान सभा 2 तरह के कार्य करती थी, एक तो संविधान का निर्माण करना, उस वक्त अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, और दूसरा कार्य ये कि देश में कानून बनाना, उस वक्त अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब हुआ करते थे। तो ये दोनों कार्य किसके द्वारा किए जाते थे संविधान सभा द्वारा। कब से लेकर 9 दिसंबर 1946 से लेकर आपके 1952 तक, जब तक नई सरकार नहीं गठित हो जाती, नए हमारे पास में क्या नहीं आ जाते लोकसभा अध्यक्ष वगैरह नहीं आ जाता, तब तक ये कार्य करती रही। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया नेहरू जी के द्वारा, जो कि 22 जनवरी 1947 को क्या हो जाता है पास हो जाता है। और उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में जाके हमारे देश की उद्देश्य का बनता है, हमारे देश की प्रीएम्बल या फिर उसको हम प्रस्तावना कहते हैं, उसका निर्माण करता है। इसके अलावा एक और कमेटी थी यहाँ पे, उस कमेटी का नाम बता देता हूं आपको, ड्राफ्ट कमेटी। ये सारे चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है। मतलब अगर आप 11th की एनसीईआरटी को उठा के देखो तो वहां पे जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें बताई आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाली है, ड्राफ्ट कमेटी वाली, ये चीजें वहां पे नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ड्राफ्ट कमेटी मतलब प्रारूप समिति बनाएगी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और 7 सदस्य इसके अंतर्गत क्या थे कार्य। उन्होंने पूरा प्रारूप तैयार किया कि भारतीय संविधान का प्रारूप कैसा होगा, फॉर्मेट कैसा होगा और किस तरह से बनेगा। ये चीजें आपको याद रखनी। मैं उतना ही लूंगा जितना एनसीईआरटी के 11th में जितनी चीजें लिखता, कि आपको एक मैंने टैग हेडिंग एनसीईआरटी के लिए फिर मैं एक्स्ट्रा में दूंगा तो वो बाहर हो जाएगा। इसका उतना ही बताऊंगा जितना आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी की बुक में आपके इतनी चीजें दे रखी है। इसके बाद में इसमें लिखा हुआ है मेंबर्स आफ्टर द पार्टीशन। हुआ क्या 1947 का भारत सरकार अधिनियम आया और माउंटबेटन योजना आई। मैंने आपको क्या बताया मुस्लिम लीग को सीटें कम मिली तो मुस्लिम लीग को लगने लगा कि अब भारत में हमें सही तरह रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। इसका उन्होंने पाकिस्तान की मांग को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। 16 अगस्त 1940 को उन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, बंगाल में हिंसा छेड़ दी। और उसके बाद जब ये हिंसा छिड़ती है तो पूरे देश के अंदर हिंसात्मक घटनाएं होती है, बहुत से लोगों को मारा काटा जाता है। तो फिर पूरा वायलेंस शुरू हो गया, सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं, ऐसा पूरा सिस्टम हो गया। तब इंग्लैंड की सरकार एक प्लान के साथ आई जिसको माउंटबेटन प्लान कहते हैं, माउंटबेटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन कौन था, उस वक्त के गवर्नर जनरल बना करके भारत भेजा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है और उसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 देश होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री होगा, इंडिया एक हिंदू नेशन होगा। कोई भी व्यक्ति जो मुसलमान है पाकिस्तान जाना चाहता है पाकिस्तान जा सकता है, इंडिया में रहना चाहता है तो इंडिया में रह सकता है। और जो राज्य है मतलब जो देसी रियासत है उन्हें कहा गया कि आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हो
या फिर आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हो पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ रहना चाहो इंडिया। जब माउंटबेटन योजना आ गई तो पाकिस्तान अब अलग हो गया, तो पाकिस्तान की संविधान सभा अलग होगी और वो अपना संविधान अलग से बनाएंगे। इसलिए भारत की संविधान सभा अलग है, इस कारण भारतीय संविधान सभा में पार्टीशन के बाद कम मेंबर्स कम होकर के पीछे रह गए 299। यानी अब विभाजन के बाद हमारे पास संविधान सभा में सदस्य कितने, 299। फिर अडॉप्शन का मतलब क्या हो कि भारतीय संविधान बनके कब तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949। अगर आप टाइम निकालते 9 दिसंबर 1946 से अडॉप्शन यानी 26 नवंबर 1949 तक, तो ये टाइम पीरियड होता है 2 साल 11 माह 18 दिन। इस वजह से हम कहते हैं हमारा संविधान बनके इतने टाइम में तैयार हुआ था। लेकिन हमारा संविधान साइन कब किया गया, यानी हमारे संविधान पे हस्ताक्षर किए गए 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे। और जब हस्ताक्षर किए गए थे तब 284 मेंबर्स थे, ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। शुरुआत में कितने मेंबर्स रखे गए, 389, ठीक है। जब हमारा पार्टीशन हो गया तब पीछे कितने बचे, 299, ठीक है। और उसके बाद जब हमने साइन किया था 24 जनवरी 1950 को संविधान को साइन किया था, तब हमारे पास मेंबर बचे 284 मेंबर्स, यानी 284 सदस्य ही थे जिन्होंने साइन किया था। Came into the force। और हमारा संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं और इसके साथ ही भारत पर नया संविधान क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान 9 दिसंबर को 1946 को बनना शुरू हुआ, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, मतलब कुछ प्रोविजंस लागू हो गए, बाकी वाला अडॉप्ट हो गया। साइन कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को। और रेटिफाइड कब किया गया, मतलब पूरी तरह से लागू कब कर दिया गया भारत के ऊपर, तो 26 जनवरी 1950 को। इसी का नाम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब देखो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। अब जब हमारा देश आजाद हुआ, पार्टीशन हुआ तो भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई कि भाई अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता के लिए प्रावधान। 6, 7, 8 जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों को आप देखते हो पूरी तरह से पाकिस्तान से माइग्रेट होने वाले या भारत से पाकिस्तान जाने वाले या पाकिस्तान से भारत आने वाले माइग्रेट जो थे उनके लिए ही क्या किया गया था, उसका निर्माण। तो सिटीजनशिप भारत में ऐसे रखी गई कि किसी को धर्म के आधार पर, जैसे पाकिस्तानी व्यवस्था के धर्म के आधार पर नागरिकता उस तरह से कर दिया, हमने ऐसा नहीं किया। हमने हमारे देश में क्या रखा, कोई भी व्यक्ति नागरिकता ले सकता है अगर वो क्राइटेरिया जो हमने तय की थे उन्हें पूरा करता है। मतलब हमने धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर सिटीजनशिप देने का कॉन्सेप्ट नहीं रखा। किसने, भारतीय संविधान सभा में। जब भारत का संविधान सब बन रहा था तब बहुत सारी चीजों पे डिबेट हुई, और वो डिबेट क्या थी, डिबेट मतलब बहस हुई, और बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनके विचार आपस में नहीं मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें भीमराव अंबेडकर और गांधी जी, तो गांधी जी वैसे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके कुछ विचार जो संविधान सभा में क्या किए गए थे, अडॉप्ट किए गए थे। इस कारण गांधी जी और अंबेडकर के विचार नहीं मिलते थे। दूसरी बात, सरदार पटेल और नेहरू बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर वो एक मत नहीं थे, फिर भी उन सब ने मिलकर के भारतीय संविधान को बनाया। बैठ के चलती थी, बहस होती थी, वाद विवाद होता था कि कोई भी प्रोविजन है, कोई भी प्रावधान है, उसे भारतीय संविधान में शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए। इस तरह से उन्होंने कठिन मेहनत करके हमारा बढ़िया सा एक प्यारा सा संविधान बना के दिया, जो आज तक अक्षुण्ण है, अखंड है, और उसके प्रोविजंस आज तक हमारे देश में डेमोक्रेसी को मजबूत करते जा रहे हैं। अब आपको समझना है कि डिबेट किस किस पे, कुछ मुद्दे जो आपकी किताब में मेंशन है उनको मैं मेंशन करना चाहता हूं। एक तो मुद्दा यह था कि गवर्नमेंट सिस्टम क्या होना चाहिए, इस पे काफी बहस चली। सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है एकात्म व्यवस्था जिसमें सारी ताकत केंद्र के पास होती है, जैसे इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड में सिस्टम में क्या होता है, सरकार की सारी ताकत, पावर्स, जो सारा शक्तियां जो होती है वो सारी की सारी केंद्र के पास होती है। केंद्र राज्यों को या फिर और जो क्षेत्र उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन अंत में सारी शक्ति जो रहती है वो केंद्र सरकार, मतलब एकदम से यूनिटरी सिस्टम होता है, पूरी ताकत केंद्र सरकार के पास रहती है। डिसेंट्रलाइज जैसा कि इंडिया में सिस्टम है, अमेरिका में इंडिया वाला सिस्टम है, ठीक वैसे कि कुछ अधिकार ऐसे होंगे राज्यों को दिए जाएंगे, कुछ अधिकार केंद्र के पास रहेंगे, कुछ समवर्ती सूची यानी दोनों का अधिकार होगा, इस तरह से व्यवस्था। इसका अनुसूची 7 जोड़ी गई भारतीय संविधान में, आर्टिकल 246 जोड़ा गया। उसमें क्या लिख दिया गया, उसमें लिखा गया कि भाई 3 तरह की शेड्यूल्स होगी हमारे पास में। एक तो होगी कौन सी, संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती। संघ सूची में वो विषय होंगे जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, राज्य सूची में वो विषय होंगे जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, और समवर्ती सूची में वो विषय होंगे जो आपके दोनों के अधीन आते हैं। मतलब कोई भी कानून बना लेगा, अगर कल को विवाद होता है तो केंद्र सरकार का कानून उस पर ज्यादा क्या होगा, अपना महत्व रखेगा। तो ये डिसेंट्रलाइज, इस पर काफी बहस चली, और अंत में आपको पता है भारत में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था अपनाई गई। केंद्रीकरण नहीं रखा गया, विकेंद्रीकरण रखा गया। एक तो इस मुद्दे पर काफी डिबेट हुई, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है।
दूसरा रिलेशन पे बात हुई। रिलेशन का मतलब होता है स्टेट और सेंटर में क्या रिलेशन होंगे, राज्य और केंद्र में क्या रिलेशन। आप कहोगे इसमें क्या है, इसमें ये देखो, अमेरिका में आप जाते हो तो प्रत्येक राज्य का अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके अलग ही नियम है। राज्य के मामलों में केंद्र इंटरफेयर नहीं करता है और राज्य केंद्र के मामलों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि अमेरिका देश है, उसके अंदर कोई राज्य है, मान लो अपने उदाहरण लेते कैलिफोर्निया है, तो वो अपने अलग, कैलिफोर्निया राज्य अपने अलग ही नियम बनाएगा, वो अपने अलग ही संविधान कानून बनाए, उनका संविधान ही अलग है, वो नागरिकता अपने लोगों को नागरिकता भी कैलिफोर्निया की दे देते हैं। तो ये सिस्टम होता है कि राज्य और स्टेट बिल्कुल अलग अलग तरीके सेपरेट, सारी शक्तियां सेपरेट कर दो और वो अलग अलग स्वतंत्र तरीके से कार्य करें। लेकिन भारत उस वक्त बहुत ही, हमें पता है, पार्टीशन वाला मुद्दा चल रहा था और भारत बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब होता है आप अगर 2 किलोमीटर जाते हो वहां बोली भाषा सारी चीजें चेंज हो जाती है। अगर हम ये चीज कर देते तो भारत शायद आज टूट चुका होता, अगर हम अलग अलग राज्यों वाला सिस्टम कर देते। इस कारण भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने विचार करके कहा स्टेट और सेंटर में रिलेशन जो होंगे वो इस तरह से होंगे कि हम स्टेट को भी महत्व देंगे और सेंटर को भी महत्व देंगे, लेकिन व्यवस्था ऐसी होगी कि राज्यों को कुछ भी अपना अलग संविधान, अलग झंडा, अलग सिटीजनशिप ऐसे अधिकार नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग सिंगल सिटीजनशिप देते हैं, एकल नागरिकता देते हैं। संविधान एक ही होगा, पूरे देश का संविधान एक होगा, सभी राज्यों पे समान रूप से लागू होगा। जम्मू कश्मीर एक्सेप्शन था, अब नहीं है। 2019 के बाद सबसे 370 हटा है, तब से इस व्यवस्था को क्या है, थोड़ा चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, तो स्टेट वर्सेस सेंटर जो आपका है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्टेट और सेंटर के बीच में क्या रिलेशन होंगे। इसके ऊपर काफी बहस छिड़ी और इस बहस के बाद में ये निर्णय निकाला गया कि स्टेट भारत से जुड़े हुए होंगे, भारत अखंड है, जैसा कि हमारा संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ आपातकालीन, जैसे जो हमारे पास इमरजेंसी पावर्स होते हैं, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, इसके तहत सारे ताकत किसको ज्यादा देगी, केंद्र को थोड़ी ज्यादा ताकत देगी। मतलब ये कि भारत में थोड़ा सेंटर मजबूत ज्यादा है, तो इस स्टेट और सेंटर रिलेशन पे काफी बहस हुई थी। एक और बहस हुई थी कि पावर ऑफ जुडिशरी, यानी न्यायपालिका के क्या अधिकार होने चाहिए, न्यायपालिका के पास क्या शक्तियां होनी चाहिए, इस पे भी काफी क्या हुआ था, वाद विवाद हुआ था। तो उसको लेकर के विवाद की बात, न्यायपालिका एकीकृत होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए। जैसे अमेरिका में जाओगे आप, वहां विकेंद्रीकृत न्यायपालिका, केंद्र के लिए अलग न्यायालय है और राज्यों के लिए क्या है, अलग न्यायालय। तो केंद्र के लिए अलग न्यायालय वहां पे और राज्यों के लिए अलग न्यायालय। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, एकीकृत है। मतलब क्या है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट्स होंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे। लेकिन सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा और बाकी जो कोर्ट कार्य करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर कार्य करेंगे। ये वर्तमान व्यवस्था है। तो इसके ऊपर भी बहुत बहस हुई, क्या पावर होनी चाहिए, जुडिशरी कितना इंटरफेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता, सारी चीजें इसके अंदर बहस चली। अब एक ऐसा मुद्दा जो आपकी बुक में मेंशन कर रखा है, वो मुद्दा ये है कि एक ऐसा मुद्दा था, बाकी सब पे बहस हुई, थोड़ी सब पे बहस हुई, लेकिन एक मुद्दा ऐसा था जिसमें बिल्कुल भी बहस नहीं हुई। सबने, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने बिल्कुल सीधा कंसेंट दे दिया कि हाँ भाई ठीक है, इस पे हम सब सहमत है। वो क्या था, यूनिवर्सल सरफेस सिस्टम। इसको हम वैश्विक मताधिकार कहते हैं, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। मतलब एक तय एज उस वक्त 21 साल की गई थी संविधान सभा द्वारा, वर्तमान में 18 साल है। भारत का वह नागरिक जो 18 साल के, वर्तमान की बात करो 18 साल का, वो वोट दे सकता है। इसी को हम सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार कहते हैं। उस वक्त क्या था, 21 साल व्यवस्था थी। ये किसी देश में अलग अलग होता है, तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि किसी देश के संविधान द्वारा तय की गई उम्र सीमा जो है वो 21 हो, 18 हो, जो भी हो, उसके बाद में किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलता है। तो अमेरिका वगैरह में या कई देशों में आप जाओगे तो उस वक्त बाद में, बहुत बाद में ऐड किया गया, उसका संविधान बहुत पहले बन गया था इंग्लैंड वगैरह में। लेकिन वहां पे जो अमीर लोग हैं सिर्फ वो वोट दे सकते थे, पढ़े लिखे लोग हैं वो वोट दे सकते थे। उसके बाद में उन्होंने महिलाओं को बहुत बाद में वोट दिया। लेकिन भारत दुनिया का पहला देश है जिसने क्या किया, जैसे ही ये सिस्टम लागू किया, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, तो भारत दुनिया का ऐसा अकेला देश था जिसने जैसे ही ये सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार लागू किया, लागू करते ही महिलाओं को, मतलब ना तो धन के आधार पे, मतलब गरीब एक अमीर इस आधार पे भेदभाव किया, ना काले गोरे के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना महिला पुरुष के आधार पर, लिंग के आधार पर। मतलब भारत में वो व्यक्ति जो उस वक्त 21 साल का था, सबको वोट देने का अधिकार है। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, ऊंचे हो, नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको वोट देने का अधिकार। दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया, क्योंकि बाकी देशों ने बाद में चीजें धीरे धीरे सुधार की। यहाँ तक अमेरिका भी बहुत बाद में महिलाओं को वोट अधिकार देता है, गरीब लोगों को, काले लोगों को बहुत बाद में अधिकार देता है, भारत से भी बाद में देता है काले लोगों को वोटिंग अधिकार। तो ये चीजें हमको समझनी है कि इंडिया में एक ऐसा मुद्दा था जो था सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का, जिसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं हुई, फटाफट सबने कंसेंट दे दिया कि हाँ भाई ठीक है, वोटिंग सिस्टम है, वोट 21 साल उम्र होती सब देंगे, चाहे वो अमीर गरीब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छा प्रोविजन था जो आज तक हमें दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बनाता है।
ये आपकी बुक में कुछ चीजें थी जो एनसीईआरटी बेस्ड। वैसे ये बहुत ही लंबा चौड़ा चैप्टर है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अपन उतना ही डिस्कस करेंगे जितना आपकी बुक में मेंशन है, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब पे आओगे तो ये देखने आओगे कि एनसीईआरटी में का समरी क्या है। तो एनसीईआरटी का समरी मैंने आपको बताया कि ये जो चीज है ये एनसीईआरटी के अंदर लिखी, किस तरह से भारतीय संविधान बना, किन किन चीजों पे बहस हुई। कल हम इसका अगला तो जो तीसरा पार्ट होगा उसको लेके आएंगे और उसके साथ ही हम इसको समाप्त कर देंगे। आई होप आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने को मिली होगी। अगर आपके हमारे वीडियोस आपके जीवन वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।